अस्सलाम वालेकुम। क्या इमरान खान नाअहल होंगे? मियां नवाज शरीफ की अदालत से नाअहली के बाद अब हर सियासतदान और खास तौर पर इमरान खान के हवाले से जो है वो 62-63 की बात हो रही है और तासुर ये दिया जा रहा है कि नाअहली की ये तलवार हर सियासतदान के सर पर जो है वो लटक रही है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही इल्जामात की जद में है। नून लीग को बड़ी तवक्को है कि इमरान खान भी नाअहल हो जाएंगे। साद रफीक ने, आपको याद होगा, इससे पहले कहा था कि खान साहब भी नहीं बचेंगे, मगर ऐसा लगता है कि फौरी तौर पर इसके होने का कोई इम्कान नहीं है। एक तो फॉरेन फंडिंग और न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के हवाले से जो इल्जामात हैं, उस बुनियाद पर जो नाअहली का मामला है, तो आज जो अदालती कार्रवाई, उसके बाद अब यह मामला अगले अदालती साल पर यानी सितंबर के बाद जो है उस पर मौखर हो गया है। जस्टिस फैसल अब छुट्टी पर और अकरम शेख जो है वो हज पर जाने की वजह से अदालत ने जो समात है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करा दी है। ये मामला अब जो है वो लंबा हो गया है। दूसरा मामला आयशा गुलेरी के इल्जामात हैं। अभी तक ना तो आयशा गुलेरी और ना ही जो है वो तहरीक इंसाफ अदालत में जाती हुई नजर आ रही है। इल्जामात भी दोनों जानिब से लगाए जा रहे हैं और सबूत भी एक दूसरे से ही मांगे जा रहे हैं। अब अगर लगता है कि ये बात जो है वो यहां तक ही रहेगी, इससे ज्यादा जो है वो इसमें दमखम नहीं है। सियासत में अब जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लग रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, इससे लग ये रहा है कि मामला सियासी इश्यूज से हटकर अब सियासतदानों की जात पर आ गए हैं और ये बड़ी खतरनाक बात है। सोशल मीडिया पर देखें, बड़ा भरपूर गंद उछाला जा रहा है। ये भी देख रहा हूं कि आइंदा ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इसी तरह के इल्जामात पीटीआई की जानिब से नून लीग के रहनुमाओं पर भी लगाए जाएंगे। अब देखना यह कि यह सिलसिला कहां रुकता है। दूसरा मामला जो आज शो में डिस्कस करना है वो नून लीग की अदम तैयारी कह लें या उसे कंफ्यूजन कह लें। हमारे नए और अबूरी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज दूसरे रोज भी काबीना तश्कील ना दे सके। जब आप वजीर आजम बनते हैं तो पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये होता है कि काबीना तश्कील दी जाए। हलफ बर्दारी के अगले रोज वज़रा की हलफ बर्दारी का ऐलान हुआ था, लेकिन हलफ ना हो सका। आज भी तवक्को थी, मगर ये आज भी ना हुआ। अब कल की इतला है कि कल सुबह जो है वो काबीना हलफ उठा रही है। अगर हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल वही है जैसा कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था, तो फिर ये ताखीर किस चीज की है? फिर शहबाज शरीफ के हवाले से भी अब कंफ्यूजन शुरू हो गई है कि अब वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। मुस्लिम लीग नून ने में इस हवाले से जो है वो बेयकीनी क्यों है? क्या इन फैसलों के बारे में पहले नहीं सोचा जा सकता था? और कल अगर काबीना हलफ उठाती है तो एक चीज की मुझे बड़ी उम्मीद है कि शाहिद खाकान अब्बासी एक नए वजीर खारजा का तकर्रुर जरूर करें। पाकिस्तान को एक मुतहरिक वजीर खारजा की अशद जरूरत है। बावजूद इसके कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़े खतरनाक चैलेंजेस दरपेश रहे, मगर साबिक वजीर आजम ने यह पोर्टफोलियो अपने पास ही रखा। अब यह मौका है कि कम से कम एक वजीर खारजा का कल ऐलान जरूर किया जाए। इन इश्यूज पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, वेरी क्विकली मैं उनका तारुफ करा दूं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनके साथ सेनेटर ताज हैदर साहब, सीनियर मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसाक खाकवानी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। इसाक खाकवानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों की इजाजत हो, मैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे आगाज करना चाहता हूं। अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज आपने सर एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान पर जो इल्जामात जो है वो उस हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर इल्जामात के हवाले से भी, मगर ये जो आयशा गुलेरी वाला मामला है, ये समझा जा रहा है कि सारी मूव के पीछे जो है वो आप हैं और आपका नाम लिया जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपका आयशा गुलेरी से इससे पहले कोई राब्ता था? क्योंकि पेशावर के हलकों में ये बड़ी खबरें गर्म थी कि आप उनके साथ जो है वो बड़े भरपूर राब्ते में थे। साहब, मैंने आज तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए की कि सारे हकायक सामने रख दिए जाए। मुझे हैरत हुई कि जिस तरह चार्ज लगाया गया और इस तरह इल्जाम लगा दिया गया पीटीआई की तरफ से, इंक्लूडिंग उसके चेयरमैन की तरफ से, और वही जो नीचे उसके नुमाइंदे, और फिर उसने एंडोर्स कर दिया कि आयशा गुलेरी को 50 करोड़, कभी कहते 5 करोड़, कभी फिर रेट बढ़ गया 50 करोड़ रुपए देकर उससे एक खबर के लिए और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। बेहद अफसोस की बात है, बगैर किसी दलील के, तफ्तीश के, इन्वेस्टिगेशन के इस तरह बातें करना और एक तरफ उस बेचारी की के लिए बनाना कि उसने इतने 50 करोड़ रुपए लिए और दूसरी तरफ मेरे लिए कि मैंने दे दिए, तो बहुत अफसोस की बात है। आज मैंने कह दिया कि मेरी तो आयशा गुलेरी से कभी मुलाकात हुई ही नहीं और ना हमारी इस तरह कोई बात हुई है। वो तो सब कुछ हकायक मेरे सामने
रख दिए। और मैं कहता कि मैं क्यों इस था, अगर उसने आयशा गुलाले ने ये बात की है कि इमरान खान टेक्स्ट मैसेजेस किए जो सारे रिकॉर्ड पड़े थे, तो कोई नहीं, इमरान खान की टेक्स्ट मैसेजेस की बात उसके अलावा कई लोगों ने कर दिया है। और इमरान की जो मॉरल ग्राउंड है वो तो एक कैलिफोर्निया अमेरिका से अदालत से शुरू होकर नदिया गली पर पहुंच जाते हैं। राइट, वो सर लंबी डिबेट है, मगर आप मुझे एक और चीज अमीर मकाम साहब बताइए। मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन है, आज उन्होंने केपी के असेंबली में करारदाद जमा कराई और फिर ये भी क्या सारा की जा रही है कि आयशा गुलेलई मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रही है। क्या आप लोगों की तरफ से ऐसी कोई ऑफर है या राब्ता कोई ऐसा राब्ता कोई किया गया है? मैंने इस तरह कोई बात, ये इस टॉपिक पर तो कोई बात हुई नहीं। मैंने उससे जरूर उसी दिन जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और सब कुछ हो गया और कहते पीटीआई छोड़ी, तो मैं गाँव में था, मैंने उससे टेलीफोन पर 1-2 मिनट की जरूर बात की है। और वो बीइंग की उसकी वो सारा कैसे सुन के कि एक मुल्क की एक बेटी की इज्जत से या उसकी पठान होने की नाते से और या उसके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए और फिर उसको दाद देने के लिए क्या अच्छा हुआ, दे रहा है, दुरुस्त है, आपने जरूरत का मुजाहरा कर दिया और मगर सर आप ये कह रहे हैं उस बंदे की असली चेहरा सारे कौम मैं सर जस्ट फॉर कॉन्फर्मेशन, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पहले कोई मुलाकात नहीं हुई मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जरूर बात हुई आपकी और शमूलियत की कोई दावत नहीं है? आगे हमारी कोई बात बड़ी नहीं है, वही मेरे जिंदगी में फिर जब उससे वही बात टेलीफोन पर हुई और फिर वो लाइन कट गई, जिस तरह आप मेरे साथ आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, मैं गाँव में था, फिर उसके बाद भी हमारी कोई बात नहीं और पहले भी नहीं हुई। और इतनी बात तो मुझे ठीक है, जरूर करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, एक और चीज आपसे मैं जानना चाहता हूँ। खान साहब ने कहा कि केपीके की हुकूमत को जो है वो वहां पे मेंबरान खरीदने की कोशिश की जा रही है और आज आपने भी कहा कि अगर मियां साहब कहें या बड़े कहें तो फिर 1 हफ्ते के अंदर आप ये गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। क्या वहां पर कोई ऐसी आप लोगों की तरफ से या आपकी तरफ से कोई ऐसी मूव हो रही है, कोई अरकान जो है वो अपनी तरफ लाने की? खान साहब तो जब रात को देखते हैं तो फिर भी कहते हैं कि ये मीर मुकाम ने हमें डराया है, ये क्या, मुझे ये बात समझ ही नहीं आती। ख्वाबों में भी देखते हैं, जो भी काम होता है कहते हैं हमने किया है। उसके अंदर लोग उसके जो अपने लोग खिलाफ हुए, क्या वो हमने किए? उसके जो अपने वही बात शहरा में उसके अपने पार्लियामेंटेरियन दूसरे मैंने उसको पैसे दिए या मैंने किए, ये एक अजीब बात है, मुझे समझ ही नहीं रहा। तो आपने सारी नालायक किया, अपनी सारी चीजें वही तुमसे पी मिलन के सर पर और फिर या के पीके में मेरे सर पर। अगर डॉक्टर एहतजाज करते मैं उनके पास जाता हूँ तो कहता है ये सारे अमीर मुकाम ने प्लानिंग की है, डॉक्टरों से एहतजाज करवाया, इसके खिलाफ FIR कटवाई जाएगी। दूसरी नालायक वो डिलीवरी नहीं कर सकता है तो कहता है ये नहीं ये सब कुछ पी मिलन कर रहा है। यार खुदा के लिए इस तरह बातें न करें। अगर लीडर अपने आप को लीडर कहते हैं, संजीदा बातें करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब आपके वक्त का। ताज हैदर साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा। ये जो सर इल्जामात अभी खान साहब की जात पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी क्या समझती है? क्या इस पर आगे अगला कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? पीपल्स पार्टी का क्या वास्ता इससे? हरचंद के आज मैं देख रहा था तो कोई साहब ये भी कह रहे थे कि जरदारी साहब शरीक है इस साजिश में। अच्छा, तो क्या मतलब इमरान खान साहब के ब्लैकबेरी से प्रेसिडेंट जरदारी उनके नाम से कोई भेज रहे थे? मतलब समझ में नहीं आ रही बात। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले को क्यों इतना उछाला जा रहा है। आयशा बीबी ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं जो कि संजीदा हैं, या तो वो इल्ज़ामात सही हैं या गलत हैं। अगर वो इल्ज़ामात सही हैं तो फिर एक बावकार तरीक़ा जो उन्हें इख्तियार करना चाहिए इमरान खान साहब को वो ये है कि ठीक है, एक बशरी कमज़ोरी थी, वो जाके उनसे उनके ख़ानदान से माजरत कर लें, मामले को ख़त्म करें। और अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो तहक़ीक़ात का सामना कर लें। उसमें कोई इतनी क्या बात है कि जी बीबी मारिया तूर स्कॉश खेलते में बुर्का क्यों नहीं पहनती? मतलब आप भी टेनिस खेलें, मैं भी, हम कुर्ता शलवार पहन के तो टेनिस कभी नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इस किस्म की बातें या इस किस्म के इल्ज़ामात के जी जिनके कोई सबूत नहीं है कि साहब 50 करोड़ ले लिए या ये आखिर क्यों? और ये बात अगर बढ़ेगी और ये बात अगर अदालतों के अंदर जाएगी तो पता नहीं क्या क्या बातें खुलेंगी। आगे भी ये लोग एक मामला अदालत में लेके गए थे, हमने तो मशवरा उसका जो नतीजा जो निकला वो इनके सामने। हमने तो मशवरा यही दिया था कि उसको भी बावकार तरीके से पार्लियामान में हल कर लें, आप कमेटी बना लें। पहले हमने कहा था कि मियां साहब आप तो इस्तीफा दे दीजिए बावकार तरीके से और इस मामले को बैठ के, क्योंकि एक दूसरे पे अल्लाह सत्तार है, पर्दा रखने वाला है, एक दूसरे का इस तरीके से मजाक उड़ाना। और जावेद अब्बासी साहब, ये कहा जा रहा है ये हवा आप लोग दे रहे हैं,
ये सारी जो मूव्स हो रही हैं इनके पीछे जो है वो एक PMLN चाहती है कि 62-63 कहीं ना कहीं पर खान साहब पर भी जो है वो लगा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अमीर मकाम साहब ने पोजीशन आपको बता दी, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि इस इशू पे हमारी पार्टी का क्लियर आ गया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी सियासत में बड़े अनफॉर्चुनेट हो रहा है। हमें तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना हमारी पार्टी ने ऐसा सोचा है और ना हमें सोचेंगे। ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला था। वो आप लोगों की एक हिस्ट्री जरूर है, वो उनकी है, वो मोहतरमा के हवाले से है, मैं उस पर चाहे और खान साहब के हवाले से भी है। मैं कहता हूँ कि वो उनकी अपनी मेनेज है, थी और अभी तक हैं। उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए, ये उनकी पार्टी बैठ के डिसाइड कर दी है कि इसमें सच्चाई क्या और झूठ क्या है। पहली तो बात है कि जो इल्ज़ाम लगा रही थी इनको चाहिए था कि ये कुछ सबूत पेश करती और बहुत बेहतर होता कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाती। वो कह सकती थी कि मैं आई हूँ। खलाकन ये भी बेहतर था कि उनके पास अगर कुछ चीज़ है तो उन्हें ये हबाम नहीं रखना चाहिए था। फिर वो कहती है कि बहुत अरसे से ये मामला चले आ रहा था, तो फिर भी उन्हें ये हबाम नहीं रखना चाहिए था। और अगर खान साहब के पास कोई ऐसी बात नहीं है तो उन्हें क्लियर सामने कौम को आकर बताना चाहिए कि जी ये जो मेरे पास इल्ज़ामात है ये गलत है। लेकिन अब ये आज तीसरा दिन है, इसका बहुत बड़ा नुकसान जो होगा वो ये होगा कि जो जेन्युइन जो पॉलिटिकल वर्कर ख़वातीन थी जिन्होंने कल सियासी जमातों में आके अपना रोल प्ले करना था, उनके घरों में क्या मैसेज दिया जा रहा है और वो क्या मैसेज जा रहा है और इस मैसेज से कितना बड़ा नुकसान होगा। तो मेरा तो यही ख्याल है कि आपकी सोच बड़ी मुनासिब है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप ये बात करेंगे। मगर नून लीग से जिस तरह के जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, जो हनीफ अब्बासी साहब ने बात की, जो बाकी लोग जो है वो बात करें, वो इससे बड़ी मुख्तलिफ बात करें और वो बिल्कुल इशारे उसी तरफ जाते हैं कि जहां पर आप चीज़ों को इस स्टेज पर ले जाएं कि ख़वातीन की शमूलियत पर भी सवाल उठें और फिर ये गाली बन जाए, सियासत बेसिकली बड़े खराबी की तरफ चली जाएगी। ये सबको हमें एहतियात करना चाहिए था। एक तो एक हम सब बेटियों वाले, हम बहनों वाले, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि जिस तरह की कोई इस तरह की बातें आए। ये घरों में आज टीवी लगाकर बैठना अपनी फैमिली के साथ मुश्किल पेश आ रही है कि ये पॉलिटिकल वर्कर के बाद सियासी लोगों के पास, हाँ ये ताज अगर साहब की बहुत बड़ी ज़्यादा सियासत के अंदर इनकी पार्टी की हम ख़वातीन हमारे साथ बहनों की तरह बेटियों की तरह चलती रही हैं और चलती हैं और ज़्यादा सारी जमातों में। और अगर इस तरह के इल्ज़ामात आते हैं और अगर इस में सच्चाई है तो फिर भी बहुत बड़ी जाती है, और अगर कोई बुतान लगा रहा है तो ये उससे भी बड़ी जाती है। लिहाजा इसकी किसी न किसी फोरम पे डिटरमिन करना चाहिए। और जिसकी तरफ से ये भी हुआ है, अगर उसके इल्ज़ामात ठीक है तो खान साहब को, और अगर इल्ज़ामात ठीक नहीं है तो लगाने वालों को इस बात पे जरूर डिटरमिन हो चाहिए कि आइंदा के लिए हमारी सोसाइटीज किधर ये सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए। मैं वेरी क्विकली इसाक अकवानी साहब, आपके सर इस पर क्या टेक है? क्योंकि इल्ज़ामात उधर से भी आ रहे हैं, इल्ज़ामात आपकी तरफ से भी आ रहे हैं, वो आपसे सबूत मांग रहे हैं, आप लोगों से, आपकी पार्टी से, और आप लोग जो है वो उनसे सबूत मांग रहे हैं। क्या सर आपका रिएक्शन क्या है? ये मामला, ये मैं इन दोनों की बात से एग्री करता हूँ, ये सियासत ऐसा लगता है जैसे बड़ी गंदी चीज है और लोगों को ये इंप्रेशन इससे जा रहा है। जी रहमान साहब, यहाँ पर दो तीन हजरात ने ये एक बात की है जो कॉमन है सब में, कि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनको सबूत देना चाहिए। अभी अमीर मकाम साहब ने भी यही कहा कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जो गलत हैं, और बीवी भी कह रही हैं कि जो मेरे इल्ज़ामात हैं वो सही हैं। यहाँ पर आपके जो दोस्त बैठे हैं ये भी कहते हैं कि अगर इल्ज़ामात हैं तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर इल्ज़ामात नहीं हैं तो फिर इस ख़वातीन को इसको कुछ समझ आनी चाहिए कि वो अपने इस तरह क्यों करे। बात तो सीधी है कि मैं आप पे इल्ज़ाम हूँ, मेरे पास उसका सबूत होना चाहिए, मेरे पास उसके कुछ चीज़ें कवायफ होनी चाहिए। और उन्हें मैंने जो देखा है कल, तो उन्होंने तो फरमाया है कि बीबी ने कि मेरे पास इनके वो मैसेजेस हैं, भाई वो मैसेज दिखा दें। वो कहती हैं कि मैं किसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में दिखाऊंगी। भाई इल्ज़ाम तो आप यहाँ लगा रही हैं पब्लिक के अंदर, पब्लिक के फोरम पे आप बता दें। मैं आपको बताऊँ, इतवार वाले दिन मैं जलसे में था और मैं जाके जब बैठा तो बीवी वहाँ बैठी हुई थी, मैं उनके साथ सलाम करके बैठ गया। 4.5 घंटे वहाँ हम इकट्ठे बैठे रहे और उन्होंने खान साहब की तकरीर में और बाकी लोगों की तकरीर में बहुत सारी दफ़ा ताली बजाई, मैंने भी बजाई, और उसके अंदर तो उस वक़्त कोई नाराज़गी और कोई गुस्से की कोई बात नज़र नहीं आ रही थी। ये सिर्फ इतवार रात को 12:30 बजे, पौने 12 सवा 12 हम वहाँ से उठे हैं, उस वक़्त तक तो कोई बात नहीं थी।
फिर क्या कारस्तानी हुई, फिर आप इसकी ज़रा थोड़ी सी टाइमिंग देख लें कि इस वक्त नाराज़ और एग्रीव्ड पार्टी कौन है। जो नाराज़ हैं, जिनके साथ कोई इस किस्म का ओहदों पर उनकी तब्दीली हुई है, उनको गुस्सा है कि खान ने कोई पटिशन की है, उन्हीं की नाराज़गी नजर आती है। बाकी तो कोई नई चीज़ तो इस तरह मुझे इस तरह अगर आप ब्रेक लेने से मैं चाहूँगा वापस आके हम आपसे शुरू करें अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि ये इस वजह से चीज़ें, इस वजह से थिंग्स आर गेटिंग अगली, क्योंकि आप लोगों की भी एक हिस्ट्री है और फिर जो नून लीग की इस तरह के मामलात को हवा देने की ये भी एक हिस्ट्री है। ये हमारे सियासी कल्चर को किस तरह से ये चीज़ जो है ये कितनी खतरनाक है, इस पर बात करेंगे। और फिर दूसरा मामला शायद खाकान अब्बासी साहब की नई काबीना की हलफ बर्दारी, ये मामला डिले क्यों होता रहा, और इस पर भी हम बात करेंगे कि नए वज़ीर आज़म की तरजीहात क्या होनी चाहिए। वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या आयशा गुलेली इमरान खान के लिए कोई सियासी खतरा बन सकती है? मैं इसहाक आकवानी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। और एक जो चीज़ जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कही थी कि तकवीयत इन इल्ज़ामात को इस वजह से मिलती है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हिस्ट्री रही है इस तरह से, और ख़वातीन के हवाले से खास तौर पर। यह मामला बड़ा हसास है, मगर आपकी पार्टी पर बार बार ये बात आई है। अभी आपको लगता है ये मौजूदा जो कॉन्ट्रोवर्सी है, इसमें क्या आयशा गुलेली कोई सियासी खतरा बन सकती है पार्टी के लिए? खुदा का नाम माने जनाब, क्या रहमान साहब बात कर रहे हैं। कोई ये ख्वातीन में से कोई खड़ी होके आप पर और मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगा दे तो क्या हम सारे उनके इल्ज़ामात के सामने झुक जाएंगे? आपको चाहिए कि आप इल्ज़ामात की थोड़ी सी तफसील, कोई उसके गवाह, कोई चीज़ उसको, अभी आप सब हजरात कह रहे हैं कि कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो उसको लाजिम है कि वो जाकर उसको साबित करने में कोई तो मुआवनत करे, कुछ तो बताए। एक लफ्ज़ नहीं सिवाय इसके कि जी वहाँ पर इज्जत नहीं है। भाई आपके सामने 25 और ख़वातीन आई हैं, आपके पास पीपल पार्टी की जो हमारी नाज बीबी जो चली गई थी, वो खड़ी होकर कहते हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक था और हमारे साथ कोई इस किस्म की बात नहीं थी। आप किसी एक ख़वातीन को एक अल्फाज पर ख़ुद मानने के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे इमरान खान से कोई मुखासमत है, नाराज़गी है, वो उसके ऊपर आप करें। आपका काम है, आप ज़रूर करें। आपके हजरात जो मर्जी है कहें, हर दफ़ा कहते हैं कि जी उनके ख़ानदान को जाके माफ़ी मांग लीजिए। भाई अगर कोई चीज़ हुई नहीं है तो माफ़ी किस चीज़ की मांगें? आप किस तरह की मतलब लॉजिक पेश कर रहे हैं? कोई मेहरबानी करें, आप इतने सीनियर लोग हैं, आप पर कल को खड़ा होकर कोई इस तरह के इल्ज़ाम करें। आज एक बंदे की बारी आ गई, कल आपकी बारी आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूं कि वो मेरे साथ बैठी रही 4.5 घंटे, पौने 7 बजे मैं पहुंचा हुआ और पौने 12 बजे मैं वहां से उठा हूं। एक लफ्ज उन्होंने, आपको सर क्या लगता है फिर ऐसा क्या हो गया? मतलब ताली बजाती रही वो। ये सारी इस मूव के पीछे फिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़ी हुकूमत एक तब्दील हुई है, उनकी किसकी काविश उसके अंदर है? किसके अपना पूरे 8 महीने कौन केस लड़ा है? उनको किसको तकलीफ पहुंची है? आज उसका ये बदला लेकर के लिए वो तरीकाकार ढूंढ के उछालें लोगों की पगड़ियां, जितनी मर्जी है उछालें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब सारा पाकिस्तान एक एक आदमी, इनके ताज साहब से पूछें, जब भुट्टो साहब के बारे में लोग क्या बातें करते थे, किसी के एक जूं तक नहीं रहेंगी, सारा ये मजहबी महाज असगर खान साहब का भी इस तरह का मामला सामने आया था उसके खिलाफ, तो फिर क्या फर्क पड़ा था भुट्टो साहब पर? अच्छा, एक मिनट अब दीजिएगा। सारे पाकिस्तान में लोग तारीफ करते थे, उनको इतने जबरदस्त वोट मिले 70 के अंदर कि किसी को नहीं मिले। उनके पंजाब ने उनको वोट दिया, वो किस वजह से? सारे उनके खिलाफ बातें किया करते थे। इनको पता है सारा कुछ। आज हमारे खिलाफ सारे मिलके एक साज उन्होंने बनाया हुआ है, उसको कवाली बना कर बातें की जा रहे। बनाते जाएं, कवालियां करते जाएं, जितनी मर्जी है करें। ठीक है, राइट। जावेद अब्बासी साहब कुछ कहना है? एक तो ये कि ये भी बड़ी जाती है कि ये मामला इनके घर का था, इनकी मैंने है और आज भी है। बड़े अफसोस है कि ये दूसरों पर इल्ज़ाम देना शुरू हो गया, दूसरी पार्टियों को इल्ज़ाम। ये मामला ख़त्म हो सकता था, ये घर में बैठते, इनके बड़े बैठते, ये खुद जाते, ये अपनी पार्टी के अंदर कमेटी बना देते। अगर उन्होंने भी कहीं कंप्लेंट नहीं की ना, वो पार्टी में तो किसी के पास अगर नहीं की तो दूसरा तो सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं कहता हूँ कि आपके घर का मामला है और आपके घर में कोई मामला हो जाता है और आप अपने पड़ोसियों को, आप अपने दूसरी गली में रहने वाले लोगों को, आप महल्ले से बाहर रहने वाले लोगों को इल्ज़ाम देना शुरू कर दें कि उन्होंने हमारे घर में आके ये साजिश की है, तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा था कि वो इनके मैनेज, वो ये खुद कहते हैं कि एक रात पहले तक वो हमारी तकरीरें सुनती रही। तो अगर ये मामला था तो ये दूसरों को मत इल्ज़ाम दें। ये इल्ज़ाम
इतना ही बुरी बात है ये किसी को इल्ज़ाम देना कि वो करा रहा है, जितना अगर ये कह रहे हैं कि अब हमारी MNA सख्त इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये दूसरी जो पार्टियों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं? क्या इससे बेहतरी आएगी? तो मेहरबानी करके, जब तक हमने तो बाहर निकल के सबने कहा कि हमारा कोई कल्चर बहुत आम होता जा रहा है, मेरा ख्याल है अब ये हो गया है कि बस आप इल्ज़ाम लगाएं और इल्ज़ाम लगा के आप जो है वो बस बात को उछालें। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जो इस वजह से कह रहा था, फिंगर पॉइंटिंग आपकी तरफ इस वजह से होती है क्योंकि इमरान खान का जब मामला आया था तब भी आप लोग उसका, ये मानी हुई बात है कि उस मूव के पीछे आप थे। जब मोहतरमा का जब भी मामला इस तरह पे आता है, खातून होने की वजह से उन पर थोड़ी कैंपेन की है, उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटर्स को जो है वो, आप इस बात से अंदाजा करेंगे, आप बताएं ना पिछले 4 साल ना कि 85 मैं अपनी बात कर लूं और आप जरूर बात करें। मिनट दीजिए। मैं ये कहता हूं कि जी इल्ज़ाम की सियासत पिछले 4 साल में देख लें। आज कोई इंसिडेंट होता है तो आपने पहले इसको भी डिस्कस करना है, फिर महीने से भी करना है, और 6 महीने के पहले हम बार बार इनको कह रहे थे कि आप इल्ज़ामात की सियासत को कम करें। जितने 127 दिन कंटेनर पे खड़े होकर इस जमात और इस जमात के कायद ने इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान 1947 में बना, उससे लेकर आज तक कल्चर इन्होंने प्रमोट किया, मगर पर्सनल इल्जामात नहीं लगाए। मैं उस बात धरना हो चाहे पनामा का केस हो, पर्सनल जो है वो इल्जामात नहीं लगे। अगर एक लीडर इतना बड़े रहनुमा है जो इमरान खान साहब, 3-4 दिन पहले इन्होंने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो आपने जलसे में बातें की और जो तकरीर की और जो उसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए आपने सुने। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, एक बड़ा इज्जत वाला आदमी है, कौन सा मजहबी लीडर इन्होंने छोड़ा है, कौन सा सियासी लीडर छोड़ा है। हम आज भी कहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई इल्जामात है, कोई सच्ची चीज़ है, वो जरूर आनी चाहिए। लेकिन अगर हम हर एक को, यानी आपका मीडिया अगर कोई बात आज मेरे खिलाफ कर दे, आपको हक है ना कि आप आज़ाद मीडिया, अगर आप मेरी को खामी देखें करें और मैं सुबह आपके खिलाफ यहाँ आके जुलूस निकालूँ, आपको गाली दूँ, कोई जर्नैल, कोई जज, जर्नैल तो नहीं लेकिन कोई जज, कोई पॉलिटिशियन, कोई मजहबी रहनुमा, ये इस तरह इन्होंने मुतवातर से लोगों को इल्ज़ाम लगाए हैं जिस तरह किसी सियासी जमात ने ऐसे नहीं लगाए। अभी रिक्वेस्ट है कि ये मामला मेहरबानी करके छोड़े, ये अपने घर का मामला घर में हल करें। अगले इशू पे जाना चाहता हूँ, बट योर थॉट इस सारे मामले को, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर का तो हिस्सा है और जहाँ पर जो बात हुई कि पूरा सियासी कल्चर इससे इफेक्ट होता है, क्या इधर को फुल स्टॉप लगाया जा सकता है? किस तरह से इस मामले को क्लोज करके आगे जाया जा सकता है? मैंने तो अर्ज किया, अब मेरे जावेद अब्बासी साहब के बड़े शदीद सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन दिल से एहतराम करता हूँ अब्बासी साहब का। अब्बासी साहब भी जो इज़्ज़त मुझे देते हैं वो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उसका। तो ये कि दूसरों को इज़्ज़त देना, दूसरों से इखलाक से बात करना, एहतराम इंसानियत को सामने रखना, ये इंतहाई ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से खान साहब में थोड़ी सी ये कमज़ोरी है कि वो इज़्ज़त नहीं करते दूसरों की। दूसरी चीज़, इस इल्ज़ाम के हवाले से खान साहब को तो हकीकत पता है, या तो ये इल्ज़ाम गलत है, और अगर गलत है तो उसका तरीक़ा ये है कि तहक़ीक़ात के लिए पेश हो। अगर ये इल्ज़ाम सही है तो बावकार तरीक़ा मैंने यही कहा कि बजाय इसके कि इस मामले को फैलाया जाए, ये उनके वालिद साहब से बात करके और इस मामले को कहें कि जनाब एक बशरी कमज़ोरी थी। तो ये दो ही तरीक़े हैं, कोई तीसरा तरीक़ा इसमें नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, मगर ब्रेक के बाद मैं वापस आकर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी जो कि नए वज़ीर आज़म हैं, उनकी काबीना और फिर 45 दिनों में वो क्या कर सकते हैं, उस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है, क्या ये वाकई नई काबीना, नई हुकूमत के हवाले से अभी तक कन्फ्यूज है? क्योंकि पहले एक तो काबीना की जो तश्कील हो रही है उसमें ताख़ीर हुई, और फिर दूसरा शहबाज शरीफ के हवाले से भी बड़े मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। फिर ये भी तलात आ रही है कि मियाँ साहब जो है वो GT रोड या मोटरवे के जरिए जो है वो लाहौर जाएंगे और जगह जगह जो है वो उनका इस्तकबाल भी होगा। इस पर बात करते हैं। जावेद अब्बासी साहब, ये पॉलिसियों का तसलसल जब ये आप लोग बार बार कहते हैं, बार बार बात की जा रही है कि जी के पॉलिसियों का तसलसल है, मियाँ साहब चले गए मगर मियाँ साहब फिर भी जो है वो सीट पर मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी यही कहा। अगर यही सब कुछ है, कंफ्यूजन किस वजह से है? काबीना तो पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस होता है, फौरन आपको पता होना चाहिए था कि कौन कौन से वजीर हैं, या वही वजीर होते दोबारा हलफ उठा लेते। देखिए, ना तो कोई कंफ्यूजन है और ना कोई बड़ी देर हुई है। परसों रात को ये प्रोसेस जब मुकम्मल हुआ, चूँकि प्राइम मिनिस्टर का उस रात लेट को जाकर हुआ कि नेशनल असम्बली में वोटिंग हुई,
कल मशावरत हुई और आज मशावरत हुई और फाइनलाइज हो गए। ये अगर कह देना कि एक दिन लेट हो गया तो मेरा ख्याल है इसको ये रंग देना कि कोई कन्फ्यूजन है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक बड़ा कदावर आदमी है, उसकी सलाहियतों का सबसे बड़ा इतराफ़ हुआ जब मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए तो उन्होंने नाम किया तो पूरी सियासी जमात उसके लिए खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि बेहतरीन आदमी का इंतखाब हुआ है, वो आपकी टीम का हिस्सा रहा है, उसको पॉलिसीज़ का तसलसल इसलिए हम कहते हैं कि वो मियाँ साहब के साथ मिलकर काम करते रहे, ना सिर्फ इस हुकूमत में बल्कि जो साबका हुकूमतें हमारी हुई हैं तो वो इन पॉलिसी से वाकिफ़ थे। इंशाल्लाह वो तसलसल जारी रहेगा। चौधरी निसार के हवाले से देखिए मैंने इस वजह से बात की और ये क्या सराहियाँ इस वजह से हो रही है कि चौधरी निसार के हवाले से जो है वो मिक्स सिग्नल आ रहे थे कि वो हिस्सा है नहीं है। आपकी मैं तवज्जो दें क्योंकि अभी फैसला नहीं आया था, उससे पहले चौधरी निसार अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कह दिया था कि मैं अब वजारत जो है मैं नहीं रखूँगा, और जो ही फैसला आ गया तो उसके बाद भी उनका एक मुसलसल मौके फिर ये हमारे लोगों की और लीडरशिप की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आएँ और वो इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन ये उनका ज़ाती फैसला था। किसी स्टेज पे भी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे किसी से इख्तलाफ है। उन्होंने शाहिद खाकान साहब का साथ खड़े हैं, मियां नवाज साहब के साथ उन्होंने कहा मैं चिटान बोल के खड़ा रहूँगा। जब शाहिद खाकान साहब का फैसला वो तब भी थे जब पार्लिमानी शहबाज शरीफ साहब वाला फैसला बिल्कुल क्लियर है, उसी तरह बिल्कुल है, उसी तरह पार्टी ने फैसला किया। ये तो देखें ना हर एक अपनी अपनी कन्फ्यूजन फैसले कहाँ होते हैं। आप नहीं हम कहें कि पार्लिमानी तरीका फैसलों करने का क्या है कि जमात के अंदर अगर कहीं फैसला हो जाए फिर उसकी पार्लिमानी जो मुझे तो सर ये लगा कि आपका तो प्लान बी जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मौजूद ही नहीं है, जैसे जैसे चीजें आ रही है वैसे वैसे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है और उससे बस तौसीक कराई गई है कि हमने ये फैसला किया है कि शायद साहब होंगे वजीर आज़म 45 दिन के लिए और उसके बाद इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाबी होगी और फिर मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे। अगर कहीं तब्दीली करनी पड़ी, अगर कहीं हुई, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर वही फोरम है, वहाँ डिस्कस होगा और उस पर बात होगी। अभी तक कोई बात नहीं है, ये बातें वैसे ठीक है। क्या इतनी इसी तरह से पार्लिमानी प्रोसेस आपको जो है वो फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं ये जो 2 स्टेप के पहले एक वजीर आजम का इंतखाब, अभी इनका तो कहना है कि शहबाज शरीफ जो है वो आ रहे हैं, तो ये जो इतनी हैसल में पड़ने की इस कदर जो है वो एक वजीर आजम को लाना फिर दूसरे का इलेक्शन कराना, इसको आप किस तरह से आइन के दायरे में रहते हुए अगर कोई चीज़ हो रही है तो फिर वो इनका अंदरूनी मामला है, मशवरा चल रहा है जो भी है, और अगर आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही तो फिर हमें एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नए वज़ीर आज़म धमकियाँ दे रहे हैं और जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि नहीं वही पॉलिसियाँ चलेंगी और वो पॉलिसियाँ जिन्होंने मुल्क को तबाह किया है जिस तरीके से, वो अगर इसी तरीके से चलती रहेंगी नए वज़ीर आज़म को कुछ सोचना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सोचेंगे। स्टील मिल को जैसे गैस की सप्लाई बंद की गई, तरह के स्टील को जैसे बंद की गई, लोगों को बेरोज़गार किया गया, सीपैक का रास्ता जिस तरीके से बदला गया, अगर यही पॉलिसियाँ चलती रहेंगी और अमीर गरीब का फ़र्क इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, बरामदात कम होती रहेंगी, प्रोडक्शन गिरती रहेगी, जो हमारा टैक्स के बारे में उन्होंने कही है जिसको कि मैं वेलकम करता हूँ कि नहीं हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन 1.86 ट्रिलियन का टैक्स डेफिसिट और 1.5 ट्रिलियन की कॉर्पोरेट सेक्टर में टैक्स की चोरी, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को हम कब तक इस और 45 दिन में ऐसा करना मुमकिन भी होगा या नहीं? 45 दिन रहें या आगे रहें जो भी सूरत हाल होती है, लेकिन ये कि ये धमकियां देना कि हम यही पॉलिसियां चलाएंगे मेरे ख्याल से जेब नहीं देता मोहतरम शाहिद खाकान साहब को। मैं इसहाक खाकवानी साहब जो ये अब इनका तो जावेद अब्बासी साहब को तो कहना है कि शहबाज शरीफ ही आ रहे हैं और पॉलिसियों के जो तसलसल की बात हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या हम इस वक्त इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? ये जो सारी एक्सरसाइज है और ये बड़ी स्ट्रेनस एक्सरसाइज है कि पहले एक वज़ीर आज़म इलेक्ट करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी है, और उसके बाद फिर दूसरे को इलेक्ट करें और फिर दोबारा से मेरा ख्याल है काबीना बनेगी, फिर तो उसमें अगर कोई चेंज आती है वो इनको ये ज़रूरत इसलिए पेश आई है ना जनाब कि वो सिर्फ अपने ख़ानदान में ये रखना चाहते हैं। अगर वो 250 आदमी जो पार्लियामेंट के अंदर है उनमें से कोई आदमी पसंद नहीं है तो फिर तो यही तरीक़ाकार होगा। मगर आप देखें ना कि पहले ही खाकान अब्बास अपने शायद खाकान को उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया कि बाय सेइंग कि ये जी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, भाई
कोई ऐसी इस्लाह नहीं है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर होता है, आप उसको पहले कह दिया कि जी 2.5 महीने के लिए 2 महीने के लिए है, ताकि भाई उसके अंदर पार्लियामेंट के को सबको महसूस हो कि भाई इसकी स्ट्रेंग्स तो बाहर होंगी, इसको तो फलां बंदे चलाएंगे, ये तो ऐसे एक नमूने के लिए है। और ये पहले भी हमारे साथ हो चुका है, अब भी इस तरीके से हो रहा है। और अगर आपने वाकई उसको कोई चीज़ उधर पे बिठाना था तो उसको कहते कि जी बकाया मादा जो आपका 8-9 महीने रह गए उसके लिए है, ताकि कोई तसलसल का तो हो। तसलसल का तो इनका तरीका कोई नहीं है, सारी चीज़ तो शख्सी चीज़ें चल रही है। तसलसल किस चीज़ का है? 10 अरब डॉलर का तो इनके हर साल से अपना ऐसी ज़बरदस्त इकॉनमी डार साहब बना के जा रहे हैं कि 10 अरब डॉलर तो हर साल सूद देना पड़ता है आपके कर्ज़ों पर। ये हालत है कि इस कर्ज़ों की हालत ये बना के जा रहे हैं कि पैसे को इस बर्बादी से लुटा के जा रहे हैं कि और अब फाइनेंस मिनिस्टर तो ये आ ही नहीं सकता, ये इसके खिलाफ तो कल परसों रेफरेंस आ जाएगा, ये तो फिर बेल कराते फिरेंगे डार साहब। इत्तला तो यही है कि वही आ रहे हैं के कागज़ों में जी आ जाएंगे जी, नज़र आ जाएंगे। फिर जाकर उनकी आपको जो अदालत में नैब की अदालत में जाएंगे, वहाँ पर इनकी बेलें होंगी, आपकी बड़ी नेकनामी होगी सबकी कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वहाँ पर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी की हैं ताकि इनके ख़ानदान के अंदर ये सारा कुछ रहे और किसी को नहीं। इनको अभी ये कोशिश की है इन्होंने, आपको इसका नतीजा भी नज़र आ जाएगा, चंद महीनों में नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत के साथ पाकिस्तान के लोगों के अंदर इसका क्या तासुर जाता है, और पाकिस्तान के जो बाहर के लोग हैं जो आपके साथ डील कर रहे हैं, क्या वो इसको तसलसल समझते हैं या इसको एक नाकाम एक तरीकाकार समझते हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक आदमी को बनाया जिसके साथ कोई आदमी 2 महीने के लिए वजीर शायद ना बनने के लिए कुछ करे। मेरे से आज एक आदमी की बात हुई है इन नून लीग का, वो उनको उसको ऑफर हुई है, उसने कहा जी भाई साहब मैं तो नहीं बनता 2 महीने के लिए इनका वजीर। अच्छा, मैं अब नाम नहीं बता सकता, ये जावेद अब्बासी साहब ये वाकई कर ले हमारे सफेद बालों पे तो शायद आप ये मान जाए। नहीं ये वाकई मुश्किल है क्योंकि देखिए 2 आपके मिनिस्टर्स हैं, उन पे हकामी की तलवार ऑलरेडी लटक रही बैठे ना। एक सेकंड भाई साहब, ताज साहब बैठे ना, इनसे पूछें कि बेगम नुसरत भुट्टो के साथ 88 में क्या किया था। बेनज़ीर साहबा को 2 दफ़ा जितनी दफ़ा हुआ है इनके हुकूमत ने, नून लीग वालों ने उनके साथ किस तरह ट्रीटमेंट की थी। किस हवाले से पैसे आप कह रहे थे अभी ब्रेक में कि पैसे बाहर से आते हैं, कौन से पैसे बाहर से आए थे जब बेनज़ीर साहबा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, उस वक्त तक के क्या हालात थे। आज आप उनके बैठकर उनके साथ एक खामोश इत्तेहादी बने हुए हैं आप उनके साथ। अच्छा चले, मैं ये ताज हैदर साहब से पूछता हूँ, ये आपने मेंशन कर दिया फॉरेन फंडिंग वाली बात, इस पे मैं बाद में आना चाह रहा था बट आई विल कम टू दैट। मगर पहले जावेद अब्बासी साहब, आप ये खतरा तो है ना कि 2 वज़रा जो थे उन पर जो है वो बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हकामे वाला मामला, फिर शहबाज शरीफ पे भी आते हैं, तो फिर जो है वो केसेस, एक तो उनका हुदैबिया रेफरेंस में नाम, ये कहीं ना कहीं पर ये परेशानी तो जरूर है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो हकवानी साहब कि ये जो सारी इंटरनल चेंजेस आप करना चाह रहे हैं, नून में नहीं है लेकिन कुछ लोगों में ज़रूर है। और उसमें हकवानी साहब ने अभी कहा कि ये 6-8 महीना में छोड़ के जा रहे हैं। इनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह 2018 में इससे ज़्यादा अक्सरियत से हम आएंगे और इंशाल्लाह यहाँ हुकूमत करेंगे। और फिर इन पॉलिसियों का ये तसलसल होगा तो इनको कहेंगे छोड़ने वाली बात मेहरबानी करके आप ना कहें। नंबर 1। नंबर 2, हकवानी साहब उनकी जमात जिस तेज़ी से इल्ज़ाम लगाती है, मैं तो इतनी तेज़ी से मैं तो किसी पे इस तरह की बातें शायद ना कर सकूँ। इन्होंने कोई मामला किसी लेवल पर छोड़ा ही नहीं है। अब वो कैबिनेट अभी बुनी नहीं है, कैबिनेट अभी हुई नहीं है, शायद साहब ने अभी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अभी उन पर बातों में चले गए। लिहाजा इनको ये जवाब है कि हमारा अगर दौर देखना है तो हमारा मुकाबला अगर आपने देखना है और इसका कंपैरिजन करना है और आप सब ज़रूर करें तो 2008 से 2013 तक और 2013 से अभी तक जो हुकूमत आई आप ज़रूर देख लें। और अगर इससे ज़्यादा मुवाजना करना है तो 2002 से आप शुरू करें। अच्छा, आपको खुद इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जब आए थे तो इकानमी की क्या सूरत हाल थी, हम जब आए थे यहाँ टेररिज्म किस तरह था, हम जब आए तो पाकिस्तान के अदारों के साथ क्या सलूक हो रहा था, हम जब आए तो कराची की क्या सूरत हाल थी। आज पाकिस्तान की स्टेज पे खड़ा है और इंशाल्लाह इसको और बेहतर बनाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी हुकूमत को बेहतर करेंगे। वोटर ने फैसला करना है जावेद अब्बासी साहब, वोटर ने फैसला करना है। एक तो परफॉर्मेंस की तो मुझे इस चीज की खुशी है कि अब जो है वो सियासी लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं और वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस पे कंपैरिजन। मैं बताऊं अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए वो जो पॉइंट वहां से है कि आपके बहुत सारे एमएनए से क्या
जरूरी है कि आपकी फैमिली के अंदर से जो है वो कोई आए? ये मैं तो इसीलिए मैंने सामने रखा था कि आप पहले काबीना से, वज़ीर आज़म से हलफ उठवाया, फिर काबीना से हलफ उठवा रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब आएंगे, फिर उनकी काबीना जो है वो हलफ उठाएगी। ये सारी एक्सरसाइज का सब क्या मकसद? देखें, हमारे साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक ऐसे वक्त में फैसला आया है जिस फैसले को हमने मान लिया। आप खुद बड़ी तारीफ कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्हें रहने दें, उन्हें 8 महीने के लिए रहने दें। सर ने कहा आपको पूरा अख्तियार, फिर मेरा मुख्तसर जवाब। अच्छा ठीक, ये मामला हो गया तो पार्लियामेंट जमात सारी बैठी है, ये फैसला किसी एक शख्स ने नहीं किया, सारे पार्टी बैठी है और उन्होंने ये फैसला किया है कि मियाँ साहब आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपने खुद ही आलादा हो गए। आपने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर था, अभी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया था तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सीट पर नहीं बैठता। तो फिर पार्टी ने ये फैसला किया कि अगर आप नहीं होंगे तो अब चूँकि आप में नहीं रहेंगे तो वहाँ जो सीट खाली होगी वहाँ हम शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ाएंगे और आप उनको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। अभी चूँकि दरमियान में पीरियड ये था कि ज़ाहिर है आप जानते हैं कि वो उनके पास प्रोविंशियल असम्बली की सीट है, नेशनल असम्बली की उनके पास सीट नहीं थी, इसलिए फिर ये फैसला पार्टी सारी ने बैठ के किया। अगर कल पार्टी फैसला कर ले बैठ के कि नहीं शाहिद खाकान अब्बासी से भी कंटिन्यू करेंगे और वो इसी तरह से मरी जाते आते रहेंगे, मरी और इस्लामाबाद के दरमियान चक्कर काटते रहेंगे। देखें, हमारे मियां नवाज शरीफ साहब कायद हैं पार्टी के, यहाँ लोग मुल्क से बाहर जाके भी मशवरे करते रहे और आपने कभी नहीं कहा। और ये कैबिनेट का मामला था, डिस्कशन पूछा है कि बनी गाला में केपीके के क्यों फैसले होते हैं, इनसे पूछा है कि दुबई में क्यों फैसले होते हैं। फैसले इंशाल्लाह अब तो आप वज़ीर आज़म हाउस में होंगे, मशावरत जरूर जारी रहेगी, पार्टी के अंदर मशावरत होती है, वो हमारे कायदे उनसे मशावरत जारी रहेगी। फैसले शाहिद खाकान साहब ने पहले दिन अपनी नेशनल असम्बली की स्पीच में कह दिया, पॉलिसी कंटिन्यू रखूंगा, मैं बाहर वो फैसला करूंगा जिसमें मेरी कैबिनेट और मेरी पार्टी साथ होगी। तो मशावरत का अमल बढ़ाने दें, इसमें आप जरा तारीफ करें। ताज हैदर साहब, मेरा ख्याल है जो इसहाक आकवानी साहब ने फॉरेन फंडिंग वाली बात की, उन्होंने कहा इमरान खान साहब के मामले तो हैं अब अदालत में, एक तो मैं आपका कमेंट उस पर भी चाहता हूँ। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग तो पहले यहाँ पर आती रही और फिर जिस तरह से हुकूमतें गिराई जाती रही वो आप लोगों की गिराई जाती रही, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें जिन्होंने केस किया है वो भी इस बात को कह रहे हैं और जिन पे केस हुआ है कि प्रोहिबिटेड सोर्सेस से फंडिंग हुई है। अच्छा, अब उन प्रोहिबिटेड सोर्सेस को बताया तो जाए कि ये लोग हैं प्रोहिबिटेड सोर्सेस, दूसरे ये कि क्यों वो प्रोहिबिटेड हैं, वजह क्या है, तीसरी ये कि उनका इंटरेस्ट क्या है फंडिंग करने में। मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा ना। देखिए अच्छा, अभी तक और ये फंडिंग जो हुई है ये 2013 से पहले हुई है। 2014 में धरने हुए हैं कि जिसमें बेतहाशा अखराजात किए हैं। मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, मुझे पता है कि छोटे से जलसा करने के लिए फंडिंग की क्या किस किस्म के मसाइल आते हैं। यहाँ 127 दिन का धरना हो रहा है, बेतहाशा अखराजात किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये फंडिंग की बात आ रही है प्रोहिबिटेड सोर्सेज से। मैं समझता हूँ कि अदालत उज़्मा को भी पूछना चाहिए कि भाई ये कौन लोग हैं प्रोहिबिटेड, क्या इन पे इल्ज़ामात हैं, क्यों इनके पाबंदी लगाई गई है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको पूछना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में, इस वक्त पूरी दुनिया में एक जंग है और उस जंग को फाइनेंस किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा वाज़ेह इस हवाले से जो है वो जवाब देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, और आप ये कह रहे हैं अभी तक नहीं आई। नहीं, प्रोहिबिटेड सोर्सेज एक नाम आ रहा है, कौन लोग हैं वो? क्या ये वही लोग हैं कि जो ISIS को फंडिंग कर रहे हैं, दूसरी इनकी चीज़ों को फंडिंग कर रहे हैं? देखिए, शकूक व शुबहात होते हैं, लेकिन इस मामले को क्लियर होना चाहिए। नहीं, मगर आपको लग रहा है कि अभी तक जवाब नहीं तहरीक इंसाफ की तरफ से? ना उनकी तरफ से है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आइडेंटिफाई किया है, वो भी प्रोहिबिटेड सोर्सेज की, ना अदालत ने ये सवाल किया है कि भाई ये कौन लोग हैं और क्यों ये प्रोहिबिटेड हैं, क्या इनके सियासी मकासद हैं, इनके मकासद और आपके मकासद में कौन सी चीज़ मुश्तरक है, क्योंकि जब तक मुश्तरक मकासद ना हो तो फंडिंग नहीं होती। लेट मी टेक रिस्पांस फ्रॉम इसहाक आकवानी साहब। इसहाक आकवानी साहब, जी, मैं ये को बड़ा क्लियर कट जवाब उस तरह से नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया। बात तो सुने ना जनाब रहमान साहब, हमारा केस तो है ना सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ हम जवाब दे रहे हैं। हो सकता है हमारे जवाब आपको पसंद ना आए, अदालत को पसंद ना आए, हो सकता है हमारा वहाँ वो मान लें। ताज साहब से ये पूछें
सेनेटर साहब, आप इतने बुजुर्ग और सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, बेनज़ीर साहबा को हुकूमत नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए किसने पैसे दिए थे और किसके थ्रू दिए थे? वो तो आज तो आप इतने बड़े सीनियर आदमी हैं, आज तो बता देना कि जी कि किसको पैसे आए थे और बाहर से किसने पैसे भेजे थे कि उन्होंने MNAs को खरीदा और आखिर में बेनज़ीर साहबा बड़ी मुश्किल से वो बच गई और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, वो पैसे की तरफ। आप ये कह रहे हैं कि आप एक क्लियर तरह कर दें, आप ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर साहबा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के लिए किसने पैसे दिए थे या उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के लिए साहबा को एज प्राइम मिनिस्टर किसने हटाने के लिए कोशिश की? वो नवाज शरीफ साहब थे, उनको किसने फंडिंग दी कि वो किसने MNAs को खरीदा? ताज साहब ये तो ईमानदारी से आज बता दें। मैं उससे भी पहले जाऊंगा, बीबी साहबा के खिलाफ जब आई थी नो कॉन्फिडेंस, पहले जाऊंगा। PNA की जो तहरीक चली थी, डॉलर के रेट गिर गए थे, इस वक्त भी डॉलर स्टेबलाइज है, वो शायद ये कि डॉलर आ रहे हैं, लेकिन ये कि ये जो चीज़ है कि हम तो बड़े क्लियर हैं इसमें कि जो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमारे खिलाफ फंडिंग करती हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसके थ्रू 2013 के इलेक्शंस में हमें और दूसरी दो जमातों को वार्निंग दी कि आप इंतखाबी मुहिम। मगर मेरा ख्याल है इसाक हक़वानी साहब हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट, वो कहते हैं किसी के थ्रू करती होगी ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि अवॉइड ना करें, किसके आप थ्रू अपने पार्टी का स्टांस और अपने बेनज़ीर साहब के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब को किसने पैसे दिए थे आपको वो तो बता दें। लेकिन ये इलेक्शन तो अगर आपके खिलाफ फंडिंग हो रही है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को हो रही है ना, क्या ये एक फैक्ट नहीं है? 2013 में देखा ना तहरीक इंसाफ की वो पोजीशन नहीं थी पंजाब में, और उन्हें अगर वो फंडिंग मेरा ख्याल है इसाक हक़वानी साहब का सारा जोर इस पर है कि ताज अहमद साहब खुद नाम ले। मैं आपसे नाम लेके कहता हूँ, अगर तहरीक तालिबान नाम, बड़े अफसोस की बात है ताज साहब, हक़वानी साहब 2013 में और हमारे इतने सीनियर पार्टी के खर्चा हुआ। एक मिनट, लेट हिम 2013 में ताज अहमद साहब तहरीक तालिबान ने, और ये सारे हर एक को पता है और मीडिया ने बार बार नशर किया, 3 सियासी जमातों को जिनका तरक्की पसंद एजेंडा है इंतखाबी तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं दी, इंतखाबी मुहिम नहीं चला सके और वो हथियारों के ज़ोर पे रोकी गई। वो उन हथियारों की कहीं से फंडिंग हो रही है, तहरीक तालिबान जो लड़ रही है और सब कुछ कर रही है तो उसको कहीं से फंड मिल रहा है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्या ये वही लोग हैं? ठीक है, राइट। मैं जावेद अब्बासी था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं बताया जनाब। एक मिनट इसाक हक़वानी साहब, मैं ये कह रहा था कि हक़वानी साहब, अब ये ताज अहमद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि 2013 में उन्होंने ठीक कहा कि अगर कोई ऐसा माहौल था और जिस तरह पंजाब में इनकी जमात को फ़ायदा हुआ तो वो कहते थे, और उस वक्त ये नारे लगा रहे थे कि तालिबान हमारे दोस्त हैं और हमारे साथी हैं और उनका दफ्तर भी पेशावर में होना चाहिए था। तो ये सोचने पर हम सारे मजबूर हैं। मैं तो आज फायदा तो आप लोगों के भी, इलेक्शन तो फेडरल का तो इलेक्शन आपने हमारा तो कभी, मैं तो यकीन था कि इंशाल्लाह हमने इलेक्शन जीतना है, हमारी पार्टी बड़ी थी। इनके रिजल्ट तो जो थे वो तो एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे इतने। मैं नहीं इल्ज़ाम दे रहा, मैंने कहा, वो हक़वानी साहब बार बार पूछ रहे और ताज हैदर साहब ने ये जवाब दिया है कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ग्राउंड बेहतर बनाया गया था जो कहते थे कि पेशावर में तालिबान का दफ्तर। अच्छा, मैं इसाक हक़वानी साहब फाइनल कमेंट पर मैं इस बहस को समेटना चाहता हूँ। मैं इनकी सारी बातें मान रहा हूँ। मैंने एक सवाल किया, उसका किसी ने जवाब नहीं देते। अच्छा। देखिए ना, ये बड़ी ज्यादती है जब एक सवाल आपसे पूछा जाए और आपकी लीडर जिसके साथ इतनी ज्यादती हुई और ये नवाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ नो मोशन कॉन्फिडेंस किया, आपकी जायज़ एक हुकूमत बनी हुई, इतनी तगोदौ के बाद, एक मेहनत के बाद आपको लोगों ने वोट दिया, उसको वो ख़त्म कर रहे हैं। आज उनके गैर मौजूदगी में वो फौत हो गई तो आज उसको जवाब नहीं दे रहे आप वो जिंदा होती, मैं कहता हूँ आप किसी सूरत में उनके खड़े होके उनके 10 कसीदे पढ़ते और उनको बताते कि फलां फलां जगह से पैसे आए और ये उसामा ने कैसे पैसे भेजे और कैसे आए, और आप अफरीदी साहब का नाम लेते, नहीं अफरीदी साहब का नाम लेते और वो कहते हैं कि इन्होंने ये पैसे, कहते हैं आप अभी का तो ले रहे हैं जो पहले वाला था 1980 वाला वो